हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान की सीरीज चल रही है और इसके तहत ये हमारा दूसरा दूसरा लेसन है जिसको हम आज पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला अध्याय यानी भोजन या कहाँ से आता है इसको हमने पढ़ा था और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसको हम लोगों ने समझा था। इसके तहत आज हमारा दूसरा लेसन है दूसरा लेसन है और इसका नाम है भोजन के घटक। इसका नाम क्या है? भोजन के घटक, जिसको हम आज अच्छी तरीके से समझेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोटिस करते भी चलेंगे जो परीक्षा उपयोगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा लेसन है भोजन के घटक। हमारा दूसरा लेसन है भोजन के घटक। भोजन में कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है और भोजन हमारे शरीर में किस चीज़ की भूमिका निभाता है, इसके विषय में हम आज विस्तृत से चर्चा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अध्याय फर्स्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। इससे पहले वाला जो लेसन था उसमें ये बताया गया था कि खाद्य पदार्थ हम कौन कौन से खाते हैं और जो अलग अलग देश के या अलग अलग प्रदेश के निवासी होते हैं उन लोगों का भोजन किस प्रकार का होता है। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन अप्पम, मछली, सब्जियां आदि हो सकती हैं। तो ये भोजन के प्रकार हैं। इसमें जो व्यक्ति जैसा होता है वो उसी टाइप का भोजन करता है। जैसे ये रोटी है, इससे ये सब्जी है और ये भी एक तरीके की सब्जी है। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है इसमें। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है जिसमें दही है, मट्ठा है, अचार है, तो आदि चीज़ें भी हो सकती हैं, आदि चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है कि किस राज्य में किस प्रकार का भोजन ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है, यानी वहाँ उस प्रकार का भोजन खाया जाता है। जैसे पंजाब में आप देखा होगा कि बहुत ही पसंदीदा भोजन होता है मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये है मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये पंजाबियों को बहुत पसंद होता है। वैसे आमतौर पर सभी लोग खाते हैं। इसी प्रकार जो दाल या मांस से बना व्यंजन होता है, जैसे दाल इसमें बना हुआ है राजमा, और अन्य चीज़ें भी होती हैं जैसे दही हो गया, घी हो गया, दूध हो गया और मिठाई में भी कुछ खा सकते हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, चूँकि आंध्र प्रदेश एक दक्षिणी प्रदेश है तो इसका आहार थोड़ा अलग होता है। तो उसमें अन्न के रूप में यहाँ पर चावल खाया जाता है। दाल या मांस के रूप में यहाँ अरहर की दाल, रस्म, चूरू या कुंदरू एक प्रकार की सब्जी होती है, नाम सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पर मट्ठा है, घी है, अचार है,
आदि चीज़ें भी यहाँ पर खाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रदेश वाइज है कि पंजाब में कौन से भोज्य पदार्थ पसंदीदा हैं और आंध्र प्रदेश में कौन से भोज्य पदार्थ पसंदीदा हैं हो सकते हैं। इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा करिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हम हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, क्या ये विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं, क्या ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए यूज होते हैं? यानी प्रत्येक भोजन का अपना एक अलग कार्य होता है और अपने उसका जो शरीर में जो कार्य होता है वो अलग तरीके का होता है। समझते हैं इसको आगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें या तो पौधों से प्राप्त होता है या फिर जंतुओं से मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो या तो वो पौधों से बना होगा या फिर जंतुओं से बना होगा। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इन संगठकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन। वसा, वसा भी ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन्स की भी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। और इसके अलावा है खनिज लवण। ये भी अल्प मात्रा में होते हैं लेकिन ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मुख्य पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश एक तरीके से कह सकते हो कि फाइबर्स कह सकते हो। रुक्षांश मतलब फाइबर, जो जैसे मोटे अनाज होते हैं, जैसे चना है, गेहूं का चोकर हुआ, तो इस प्रकार में जो पदार्थ पाया जाता है उसको हम कहते हैं फाइबर्स। फाइबर्स के साथ जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर जानते हो कि लगभग 70% जो हमारा शरीर होता है वो जल से बना होता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस खाद्य पदार्थ में कि कौन कौन सा पोषक पदार्थ पाया जाता है। क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है या नहीं। तो इनका परीक्षण करने के लिए इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं जिनको हम समझते हैं।
इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलेनियों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियां तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए। ठीक है, तो जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ रासायनिक केमिकल हो तो उसको कभी चखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो विषाक्त भी हो सकता है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यहाँ पर एक प्रयोग करके दिखाया गया है कि किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड को स्टार्च भी कहते हैं। मंड को क्या कहते हैं? स्टार्च। दूसरा है शर्करा, या जिसको कहते हैं ग्लूकोज के रूप में होते हैं। मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं मंड और शर्करा। यहाँ पर प्रयोग करके बताया गया है कि आयोडीन का तन विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। यानी आयोडीन का विलयन बनाने के लिए एक परखनली में जल लें और उसमें आयोडीन टिंचर मिला दें। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, और इसी प्रकार 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका परीक्षण भी आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ बच्चे देख सकते हो कि जो आलू है इसमें ये चेक कर रहे हैं कि इसमें मंड यानी स्टार्च उपस्थित यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। तो देखते हैं, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यानी एक कोई आलू जैसे ले लीजिए और उस पर आयोडीन का विलयन डालिए। यदि वो नीला, देखिए यहाँ पर ये नीला हो गया, अगर नीला या काला हो जाए तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम लोगों ने कर लिया, अब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। जब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन 2 बूंद उसमें क्या करें? कॉपर सल्फेट का विलयन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन की जांच करने के लिए हमें किसका विलयन मिलाना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा। यानी 2 बूंद तो हमें कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी
और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए और अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि वह विलयन जो है कैसा हो जाए? बैंगनी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण करते हैं उसका रंग नीला हो जाता है या काला, लेकिन जब प्रोटीन का हम परीक्षण करते हैं तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? बैंगनी। और इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। यदि यह विलयन बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उस पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित है? प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ से दोहरा सकते हैं। वसा के परीक्षण के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर सभी के परीक्षणों के बारे में बताया गया है, और कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का, वसा का। खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जाहिर सी बात है कि अगर वसा को चेक करना है, जैसे मान लो सरसों में हमें चेक करना है कि वसा है या नहीं है, तो एक कागज लीजिए और उस कागज में सरसों को रखिए और उसको धीरे धीरे कूटिए। ऐसे कूटिए कि कागज कहीं जो है फट ना जाए, और उसके थोड़ी देर बाद देखिए कि उसमें जो है तेल के धब्बे आपको दिखाई देंगे। अगर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो यानी उसमें वसा उपस्थित होती है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा लीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने तीन पोषकों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए क्या किया? हम लोगों ने खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देख सकते हो, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये हमारे शरीर में जाकर क्या करता है, इसकी भूमिका क्या होती है, और ये हमारे शरीर के में किस भूमिका का निर्माण या निर्वहन करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और वसा से भी क्या हमारे शरीर को मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें जो है की अपेक्षा वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले भोजनों को हम क्या कहते हैं कि ये ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं कि कौन कौन से भोज्य पदार्थों से हमें क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है। पहला है मक्का, मक्के से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ये आम, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तरबूज से भी हमें ऊर्जा मिलती है। पपीता हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, ठीक है, शकरकंदी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यानी इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू और शकरकंद। इसी प्रकार प्रोटीन, ये इसी प्रकार वसा 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 प्राप्त करने वाले जिनसे वसा मिलते हैं, जैसे मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में वसा होती है। तिल हो गया, तिल के लड्डू खाए होंगे आप लोगों ने। गिर्री है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। यानी जितने भी तेल होते हैं उन सब में क्या होता है वसा पाई जाती है। उन सब में क्या पाई जाती है वसा। इसके अलावा मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिर्री हो गया, सोयाबीन के तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और सूरजमुखी का तेल। ये तो सब ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जंतुओं से भी हमें क्या होता है कि वसा के स्रोत होते हैं। जैसे अंडे में भी वसा होती है और प्रोटीन भी होता है। मछली भी वसा होती है, प्रोटीन होता है। मांस हो गया, मांस में भी वसा और प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये सब जो वसा प्राप्त वाले हैं ये सब किससे हैं, ये सब जंतुओं से हमें वसा प्राप्त होती है या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुछ प्रकार की दालें हैं, दालों से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है प्रोटीन। जैसे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो शाकाहारी में गिना जाता है दालों में, उसमें सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है सोयाबीन में। इसी प्रकार राजमा हो गया, तुअर दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया। ये सब दालें हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जंतुओं से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, ये सब क्या है प्रोटीन के स्रोत हैं। यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि करने तथा स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। यानी शरीर की वृद्धि करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं शरीरवर्धक कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं।
विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। यानी जो विटामिन बी होता है इसके समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। ये याद रखिएगा बहुत। विटामिन ए से रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है। ये हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन चित्र में दर्शाए गए हैं। देखिए, विटामिन मुख्यतः दो ही चीज़ों में पाया जाता है, या तो फल या फ्रूट्स। जैसे विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर है, पपीता है। पपीते में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दूध हो गया, मछली का तेल हो गया और आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी के स्रोत देखिए, विटामिन बी के स्रोत यकृत हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, चावल हो गया। क्या हो गया? चावल। इसी प्रकार विटामिन सी के स्रोत जैसे नींबू, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी मिर्च में भी पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। मिर्च में भी कभी कभी पूछा जाता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद में भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, अमरूद और मिर्च, कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि मिर्च में कौन सा जो विटामिन होता है वो विटामिन सी, और अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी होते हैं, जैसे मछली हो गया, अंडे हो गया, दूध हो गया, मक्खन, मांस, दूध, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। तो ये विटामिन के स्रोत हो गए। अब इसके अलावा कुछ और से स्रोत हैं, ये याद करने योग्य हैं। जैसे आयोडीन के प्रमुख स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण। आयोडीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? पालक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आयोडीन पालक में भी पाई जाती है। अदरक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदरक में भी पाई जाती है। इसके अलावा जो समुद्री मछलियाँ होती हैं उसमें भी पाई जाती है, और जो समुद्र के किनारे मुख्यतः जो फसलें उगाई जाती हैं, यानी समुद्र के किनारे जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से होते हैं? केला हो गया, दूध हो गया, और भी ये चावल तरीके का कुछ है, इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। लौह तत्व के स्रोत कौन से हैं? ये हो गया पालक हो गया, सेब हो गया, मांस हो गया और अमरूद हो गया। अमरूद में भी लौह तत्व पाया जाता है। कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं जैसे अंडा और दूध। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। ये सब खनिज लवण होते हैं, ये भी हमारे शरीर में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार एक विटामिन डी होता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमें बाह्य रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इस विटामिन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिजों लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र में दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। सारणी आपने 2.2 पैचड़ों में लिखते हुए समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी
कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट का जो है चावल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। कहने का मतलब ये होता है जिस पदार्थ में खाद्य पदार्थ में जिस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है आमतौर पर उसे हम क्या कहते हैं उसी मात्रा। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो हम इसमें कहते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों यानी जिन्हें हम फाइबर रेशे कहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं फाइबर रेशे कहते हैं यानी पाचन क्रिया में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। रुक्षांश यानी फाइबर्स यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है रुक्षांश यानी इसको फाइबर के रूप में के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल में भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे जल हो गया, ठीक है, दूध हो गया, चाय हो गया, इनमें भी क्या होता है पानी होता है। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत भी हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर एक क्रियाकलाप की एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है कुछ सीमा तक। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे दाल चावल सब्जी जो बनाते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं पानी को डालते हैं। अब संतुलित आहार क्या होता है यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए यानी प्रत्येक पोषक तत्व का उचित मात्रा में होना संतुलित आहार कहलाता है। सामान्यतः पूरे दिन में हम कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, यानी कोई भी अगर पोषक तत्व होगा तो वो ना तो हमारे शरीर को ज़्यादा ज़रूरत है और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं यानी प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, फाइबर्स भी होने चाहिए और जल होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे कार्य पर भी निर्भर करता है? बिल्कुल, जो हार्ड वर्क करते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और जो कम मात्रा में काम करते हैं यानी जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनको कम मात्रा में। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। जैसे दालें हो गई, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना होता है। थेपला होता है एक प्रकार का भोजन।
जो दालों, इसी प्रकार केला, पालक, सत्तू गुण उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावलों और दाल को बार बार धोने से भी उसमें विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन का स्वाद बढ़ता है, पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे आसानी से पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है यदि पोषक पदार्थों को अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है। यानी पोषक पदार्थ में अगर पकाते समय ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है और इसे बार बार उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों को हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण हो सकती है। यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है और इसने बहुत सारा प्रोटीन युक्त भोजन खाया है और ये देखिए कैसे ये फूल गया है। ठीक है, इसका पेट देखिए, ये पेट इसका फूल गया है, यानी इसका शरीर में क्या हो गया, वसा की मात्रा बढ़ गई है क्योंकि इसने बहुत सारा वसायुक्त भोजन किया है। और जो मोटापे का कारण होता है, देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत मोटे होते हैं, यानी वो ज़्यादा वसा युक्त भोजन करते हैं जिससे उनके शरीर में वसा इकट्ठा हो जाती है। अब देखिए अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसने भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। अगर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव की बात करें तो यह विभिन्न रोग एवं विकृतियां हो जाती हैं। इसमें कुछ सारणी दी हुई है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन को आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित कराता है। अब यहाँ पर कुछ विटामिन दिए हुए हैं जिनकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा विटामिन ए की कमी से बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध रोग कह सकते हो रतौंधी या क्षीणता का मतलब होता है शरीर का दुबलापन, और दृष्टिहीनता यानी रतौंधी।
लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें देखा होगा शरीर दुबला पतला हो जाता है, शरीर दुर्बल, पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, यानी जो चोट लग जाने पर जो घाव हो जाते हैं उनको काफ़ी समय तक रहता है। इसी प्रकार विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, या इसको सूखा रोग भी कहते हैं, हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय, यानी हड्डियों में कैल्शियम होता है और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांत को भी नुकसान होगा, यानी कमज़ोर अस्थियां और दंत। इसी प्रकार आयोडीन की कमी से देखा होगा घेंगा रोग, गले में घेंगा रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथियां फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। इसी प्रकार लौह की कमी से क्या होता है? रक्तता, यानी रक्त अल्पता भी कहते हैं, या एनीमिया, इसकी कमी से और शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ये हमारा लेसन पार्ट 2 एनसीईआरटी क्लास 6 पूरा होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण रोग है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम अगले लेसन 3 में हम लोग मिलेंगे और ये एनसीईआरटी क्लास 6 का जो दूसरा लेसन है भोजन के घटक, ये आज हमारा पूरा होता है। इसी तरह हम एक एक करके पूरे जो 16 लेसन है, 16 लेसन है, उनको हम, और अगला लेसन है तंतु से वस्त्र तक। ये लेसन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।